दोस्तों, वर्तमान समय में बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को, जो उनके वृद्ध माता पिता है, उनको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। जो उनके वृद्ध माता पिता हैं उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल दिए गए हैं, ऐसे बुजुर्ग जिन्हें आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हीं के लिए 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य है वृद्धों के जीवन को बेहतर बनाना, उनकी देखभाल कराना। जो उनके बच्चे हैं उनको इसलिए आदेशित करना कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेंगे। तो इन सभी के लिए 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना और वरिष्ठ नागरिकों के खुद के अधिकारों की रक्षा करना। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे उनको मेंटेन करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो आम ज़रूरतें हैं, उनका ख्याल रखेंगे। और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी रक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे उनकी प्रॉपर्टी को हड़प ना ले, और बच्चे उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेने के बाद उन्हें घर से बाहर ना निकाल दे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों के लिए ये जो अधिनियम एक कार्य करता है। मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को लाने के लिए इस अधिनियम को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अपना गुजारा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए ही इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। इसी तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक है उनके जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सुनिश्चित योजना है वो इस अधिनियम के तहत की गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ नागरिक भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं कि आगे चल कर के उनका क्या होगा, ना तो उनके बच्चे उनको मेंटेन करते हैं, ना कोई जो उनका उत्तराधिकारी लगता है, ना वो उनकी केयर करता है। तो इस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने भविष्य के बारे में भी चिंतित रहते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का लक्ष्य इन चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करना है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनको एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करना है। इनकी मदद के लिए ही इस अधिनियम को सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, इस अधिनियम में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनमें से आज मैं आपको 7 महत्वपूर्ण प्रावधान बताने वाला हूं। यदि इनकी जानकारी आपके पास है तो आपको एक खुशहाल जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके बच्चों के द्वारा या किसी भी अन्य उत्तराधिकारी के द्वारा, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के द्वारा आपको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श या विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की प्रॉपर्टी की रक्षा करना भी है, और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके खुद के अधिकारों की रक्षा करना भी है। इसमें सबसे पहले आपको प्रायोरिटी का अधिकार मिलता है। यदि आप किसी भी विभाग में जाते हैं, संबंधित विभाग में यदि आपको प्राथमिकता नहीं दी जाती तो आप वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का यूज कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और मेरे पास प्राथमिकता का अधिकार है। इस तरीके से जो पहला अधिकार है वो आपको प्राथमिकता का दिया जाता है। आपको किसी विभाग में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप बैंक में जाते हैं तो अलग से जाकर के आप अपना कार्य करा सकते हैं, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपको मना नहीं कर सकता। दोस्तों, इसका दूसरा प्रावधान, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है मेंटेनेंस लेना। यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो आपकी आम ज़रूरतें हैं, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, यदि वो इन सभी को पूरा नहीं करते, इन सभी की देखभाल नहीं करते, जो उनके नैतिक कर्तव्य होते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया 2007 में जो बच्चों के नैतिक कर्तव्य है उन्हें कानूनी बंधन बना दिया गया। जो उनके नैतिक कर्तव्य है उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार बना दिया गया। अब ये आपका अधिकार है कि आप उनसे मेंटेनेंस लेंगे। तो यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो आपकी आम ज़रूरतें हैं, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, यदि वो इन सभी का ख्याल नहीं रखते तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और ये मेंटेनेंस क्लेम सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के किया जाता है, जो कि प्रत्येक जिले में होता है, वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण। आप वहां पर जाकर के मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ड्राफ्टिंग करानी होती है। आपको उसमें बताना होता है कि आपके बच्चे आपको किस तरीके से मेंटेन नहीं करते, आपके बच्चे आपके किस तरीके से ख्याल नहीं रखते। ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिससे आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, कहाँ पर वो रहता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है। इसके बाद जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होता है वो इस मामले की जाँच करता है, और यदि जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं कि जिस व्यक्ति से आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो आपको मेंटेन नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेंटेनेंस है वो तय कर दिया जाता है, और जो अदालत होती है उसके द्वारा आपके उत्तराधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वो आपको मेंटेन करेगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए अधिकतम 10,000 रुपये का मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा तय किया जा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मेंटेनेंस के लिए फ़ाइल किया और 10,000 रुपये आपके उत्तराधिकारी से आपको दिला दिए जाए। उसके बारे में अदालत ये डिस्कस करती है कि उसकी आय कितनी है, वो कितना कमाता है और कितना मेंटेनेंस वो आपको दे सकता है। इसी के आधार पर एक जो मेंटेनेंस है, एक गुजारा भत्ता है, वो प्रति माह के रूप में आपका तय कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं और आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तीसरा प्रावधान है मुफ्त कानूनी सलाह। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाने का अधिकार मिला हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाकर एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बताना होगा कि आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, इस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है। इसका जो चौथा प्रावधान है वो वरिष्ठ नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ नागरिक जब अपनी एज में आते हैं, जो माता पिता है, जब वो सीनियर सिटीजन होते हैं, तो वो इस मंशा से कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उनके बच्चों के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि जो सिविल कोर्ट है वो भरे पड़े हैं, उनमें संपत्ति के मामले इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं, कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो इसी मंशा को देखते हुए, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अपनी सारी की सारी संपत्ति, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। वो इस मंशा से करते हैं कि उनके बीच कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और भविष्य में उनके बीच संपत्ति को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो होते हैं मोटी बुद्धि के। वो जैसे ही उनके नाम संपत्ति आती है वो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, जो सारी संपत्ति थी वो मेरे नाम आ चुकी है। ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 23 इसलिए बनाया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को संपत्ति इस एवज में देता है, इस आधार पर देता है कि ये मेरा ख्याल रखेगा, जो मेरी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, लेकिन यदि वो आपका ख्याल नहीं रखता और आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसको दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं और जो ट्रांसफ़र डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और जो संपत्ति है वो आपको वापस दिला दी जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसमें एक कंडीशन मेंशन कराई हो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी में बताया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय इन कंडीशनों को मेंशन नहीं करता कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा, ये मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा, तो मैं इसे संपत्ति वापस ले सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसे संपत्ति वापस नहीं दिलाई जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ये समझना है, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें तो उसमें ये कंडीशन अवश्य डलवाए कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेगा, तो मैं इसको दी गई संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तभी जाकर के आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जाएगा और जो संपत्ति आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा करके उस व्यक्ति के नाम दी है और वो आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगा है, तो आप उससे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। इसका पांचवा प्रावधान है बेदखल करना। यदि आपका बच्चा, कोई भी बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वो आपको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करता है, किसी भी तरीके से आपके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास अधिकार है उसको बेदखल करने का। जो आपकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति होती है, आप उसे बेदखल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको जिला अधिकारी महोदय के पास एक प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसमें आपको ये सारी बातें लिखनी होती है कि किस तरीके से वो आपको परेशान कर रहा है, कब से परेशान कर रहा है, लास्ट में उसने आपके साथ क्या घटना की है, उसने कब मारपीट की और मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं इसे अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से बेदखल करूँ। ऐसा लिख करके आपको जिला अधिकारी महोदय के पास एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उसके बाद आपको एक अपने लोकल एरिया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाना होता है कि मैंने इस व्यक्ति से अपने सारे संबंध विच्छेद कर दिए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को आपकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है और ये भी आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप ऐसे बच्चे को या ऐसे बेटे को, बेटी को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं और उसे आपकी संपत्ति से भविष्य में भी कुछ नहीं मिलेगा। इसका छठा प्रावधान है चिकित्सा सुविधा। यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपको प्राथमिकता दी जाती है। अलग से वार्ड बने होते हैं कि वरिष्ठ नागरिक इसमें बैठेंगे और इसमें उनका इलाज चलेगा। इस तरीके से आप चिकित्सा सुविधा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका सातवां प्रावधान है परिवहन सेवा में छूट। यदि आप किसी भी वाहन से यात्रा करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सीट बनाई जाती है। यदि उस सीट पर कोई बैठा है तो आप उसे खड़ा कर सकते हैं। तो ये सभी आपके लिए कानूनी प्रावधान थे जो आज की इस वीडियो में आपने जाने। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।